के प्लेटफॉर्म पे पिछले 6 साल से है और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो एफर्ट डूटा की तरफ से अब्जॉर्प्शन पे नहीं हुए जो अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी थे। आज भी यदि एफर्ट नहीं होंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, जिस भी तरीके से हो, या कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाए जैसे आर्मी में हुआ। पूरी प्रोसेस 1.5 लाख बच्चों की थी, उसको पूरी को डिस्प्लेस कर दिया, तो वो यहाँ भी हो सकता है। तो मेरा एक सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसमें बातचीत, पिछली जो डूटा की मीटिंग थी, उससे पहले की डूटा की मीटिंग थी, उसमें भी हमने कहा था कि आप वाइस चांसलर से या HRD से इसमें बातचीत कीजिए कि भाई हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है और जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने जो गलतियां की हैं उससे हमारा टीचर सफर क्यों हो। MHRD और UGC ने जो वाइस चांसलर्स की गलतियां थी उनको टाइम पे सुधारने के लिए उन वाइस चांसलर्स को फोर्स क्यों नहीं किया। यदि वो चीजें नहीं होंगी और बातचीत नहीं होंगी, और जैसे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू शुरू हो गए, आज कॉलेज में शुरू हो गए, कल किसी और कॉलेज में शुरू हो जाएंगे, तो देखिए 600 से 700 जो टीचर EWS के हैं वो 100% डिस्प्लेस होंगे यदि ये मैकेनिज्म कोई नहीं बना, और ये मैकेनिज्म बनाने में अभी तक हम विफल रहे। और यही लड़ाई हम पिछले 6-7 साल से कर रहे थे कि किसी वाइस चांसलर का, किसी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नहीं पता कि कब वो इंटरव्यू शुरू करके कत्लेआम शुरू कर देगा। तो आज भी हमारे पास में टाइम है कि भाई वाइस चांसलर से सीधी बात हो कि भाई जो हमारे यहाँ पे लोग पढ़ा रहे हैं उनकी क्या गलती है। EWS की सीटें सरकारों ने नहीं दी, उसमें हमारी क्या गलती है। और जो रेट्रोस्पेक्टिव आप इम्प्लीमेंटेशन EWS का कर रहे हो उसमें हमारी क्या गलती है। जो पोस्ट, जो फील्ड पोस्ट कंसिडर होनी चाहिए थी, उनको आप वैकेंट पोस्ट कैसे कंसिडर कर सकते हो। तो एक रोड मैप यदि नहीं बनेगा और वो सरकार लेवल पे बात हो चाहे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बात हो, यदि हम एक धरना कर लिया, 2 धरने कर लिए, कंक्रीट यदि नहीं निकलेगा तब और इंटरव्यू शुरू हो गए तो उस सिचुएशन में टीचर डिस्प्लेस होगा, ये क्लियर है। और एक चीज में आपको हो सकता है किसी कॉलेज में 10 लोग पढ़ा रहे हैं, उन 10 लोगों का हो जाए 100, कहीं पे 100 वैकेंसी है और कहा जाए कि जी 20% डिस्प्लेस हुए, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट का जब मल्टीप्लायर इफेक्ट से होगा, एक कॉलेज में 20 होंगे, अगली कॉलेज में वो लोग नहीं चाहेंगे जो भाई 20 बार हुए, वो भी चाहेंगे हमारे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिले। तो उस कॉलेज में हो सकता है कि 2 लोगों को एडजस्ट करने के चक्कर में 30 लोग और बाहर हो जाएंगे, अगली कॉलेज में और मल्टीप्लायर इफेक्ट से होगा और ये मैसिव कत्लेआम होगा यदि विदाउट मैकेनिज्म ये प्रोसेस चलती है तो। और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस प्रोसेस के लिए हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि यदि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेंगे, लड़ाई जब यदि आपके सामने लड़ाई, ये पता है कि लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है और लड़ाई की हम लड़ाई शुरू होगी तभी करेंगे। यदि लड़ाई से पहले उसकी तैयारी नहीं होगी तो लड़ाई में डिफीट मिलेगी, ये बहुत क्लियर है। और ये कड़वी कड़वी बातें हमने सोशल मीडिया से लेकर डूटा के प्लेटफॉर्म से सब जगह पे कही है, लेकिन एक जो कंसेंसस आज जो आवाज आ रही है, जो ग्राउंड लेवल से जो एडहॉक टीचर्स की आवाज आ रही है, ये आवाज, इस आवाज को देखते हुए डूटा को एक ऐसा मूवमेंट बिल्ड करना चाहिए जिसमें कंक्रीट सॉल्यूशन निकले। 5 दिसंबर का जो ऐतिहासिक मूवमेंट था, इसमें हमारे को मानना पड़ेगा कि गलती हुई है और उस मोमेंट में अब्जॉर्प्शन निकल सकता था। ऐसा मोमेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में 100 साल के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ, ऐसा मोमेंट बना था जब VC ऑफिस पे कब्जा हुआ था। और ऐसे मूवमेंट यदि कोई ट्रेड यूनियन के हाथ से निकल जाते हैं तो उसके बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता हमारे साथ में। और इसकी अब हम कितना भी जोर लगाएं, 5 दिसंबर का रिपीट होना बहुत मुश्किल है, ये कड़वी सच्चाई है। और जब तक ऐसे मूवमेंट नहीं होंगे, और चाहे बातचीत कीजिए, बातचीत के रास्ते खुले होने चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे उस सरकार हो, यदि कोई रोड मैप नहीं निकलेगा तो मैसिव कत्लेआम होगा, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा। और मेरा तो आज भी रिक्वेस्ट है कि अभी भी समय, एक ही कॉलेज में शुरू हुआ है तो
लड़ाई इस टाइप से हो कि मैसिव रिजल्ट ओरिएंटेड लड़ाई हो, चाहे उसके लिए आपको 5 दिन लड़ना पड़े, 10 दिन लड़ना पड़े, 20 दिन लड़ना पड़े, लेकिन यदि 2 दिन की लड़ाई की जाएगी, 1 दिन का धरना होगा, 5 दिन का धरना होगा, उससे समाधान नहीं निकलेगा। और समाधान नहीं निकला तो जो लॉ फैकल्टी में हुआ वो बार बार रिपीट होगा। लॉ फैकल्टी के लिए भी हमने कहा था उस टाइम में भी, उन लॉ फैकल्टी के टीचर्स को भी हमने कहा था, यदि वो उन लोगों ने भी हमें कहा जी कुछ कोई नहीं डिस्प्लेस करने वाला है। लॉ फैकल्टी में हम गवाह हैं और हमने यहाँ धरना भी 1 दिन का किया था, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुनी। लेकिन जब मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ तब उन लोगों ने कहा जी डिस्प्लेसमेंट हो गया। हमने तो कहा हम तो आपको 1 महीने पहले कह रहे थे, लेकिन जब इंटरव्यू हो गया, लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। आज वो लोग कहाँ हैं किसी को नहीं पता। 1-2 बार मुझे 1-2 लोग मिले थे, वो बोल रहे थे कि सर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। बोले जी आप कोर्ट में लड़ाई लड़ते रहिए, रोड पे लड़ाई लड़ने का जिस टाइम में टाइम था उस टाइम आप बाहर नहीं निकले और आप कोर्ट में लड़ते रहिए। कोर्ट में जब तक डिसीजन आएगा तब तक यहाँ लोग रिटायर हो चुके होंगे और 30 साल के लिए लॉ फैकल्टी का रिक्रूटमेंट तो ब्लॉक हो गया। और ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे आएगी यदि 15 साल का 10 साल का जो EWS के कारण जिनकी सीटें जाएंगी, हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है जो है उनका ही हम कर देंगे। हम हाइपोथेटिकली मान के चलें कि उनका जो है उन्हीं की बात पे विश्वास कर लें, लेकिन करीबन 500 से 600 लोग वो होंगे जो EWS के कारण से बाहर होंगे, उनका नहीं होगा। दूसरा ये है कि कुछ जगह पे रोस्टर की गड़बड़ी है, जैसे DRC कॉलेज है, कुछ सीटों का रामजस कॉलेज में दिक्कत है, उन लोगों का नहीं होगा और कुछ और कॉलेजेस में दिक्कत है। तो ये नंबर आपका कब 1000 का पहुंच जाएगा आपको पता नहीं होगा। और 1000 का नंबर है, जब मल्टीप्लाई इफेक्ट में जाएगा तो कितना % जाएगा कोई नहीं जानता है। तो ये जो इन टीचर्स ने रूटा और सभी शिक्षक प्रतिनिधियों से हम तो बार बार रिक्वेस्ट करते आए हैं कि जैसे आप लोगों ने प्रमोशन पे कंसेशन बना, प्रमोशन पे ये कंसेशन बन गया था कि भाई 0% रिजेक्शन होगा, तो आप अब्जॉर्प्शन के ऊपर एक कंसेशन बनाइए कि जिस भी तरीके से करें आप, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये एश्योर करे या रिटर्न में दे कि एडो का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। उसके बाद आपको जो करना कर दीजिए। हमें तो डिस्प्लेसमेंट से तो दिक्कत है ना कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो आप इंश्योर कर दीजिए। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिटर्न इसी में लेके आ जाए, कहाँ दिक्कत आ रही है। तरीके बहुत हैं, लेकिन करने की नीयत हो तब तरीके बहुत हैं। भारत सरकार या यूजीसी एक डायरेक्शन दे सकती है। उस दिन जब 5 दिसंबर हुआ था, उस दिन HRD का सेक्रेटरी ये लिखने को तैयार था, एक टाइम पीरियड की था कि भाई हम मिनिमम टाइम में पोस्ट भर देंगे। इस टाइम पीरियड के बाद का एडोक डिस्प्लेस नहीं होगा, तो वो HRD सेक्रेटरी उस दिन भी लिखने को देने को तैयार था, तो आज भी लिख के दे सकता है। एक डायरेक्शन वहां से आ जाए, यूजीसी से आ जाए, HRD से आ जाए कि भैया आप पोस्ट भरिए, एडोक का डिस्प्लेसमेंट मत कीजिए। आपको जो प्रोसीजर अपनाना है, जो मैकेनिज्म अपनाना है, जैसे प्रमोशन में आपने कहा कि 0% रिजेक्शन है, वैसा 0% रिजेक्शन करके कर दीजिए। हमें कौन डर रहा किस चीज से। लेकिन कंसेसस एडोक के मुद्दे पे नहीं बनेगा तो डूटा में भी मैं आपको कह रहा हूँ कंसेसस नहीं बनेगा तो मैसिव कत्लेआम होगा। और उसके बाद में जैसे लो फैकल्टी में 6 घंटे गमगीन माहौल रहा डूटा में, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। तो आज यदि आज भी हमारे पास टाइम है, एक कॉलेज के एक डिपार्टमेंट का शुरू हुआ है, यदि आज भी एक कंसेसस बने कि जो एडोक हैं वो चाहे EWS में पोस्ट जा रही है चाहे कैसे जा रही है, उनका रिजेक्शन नहीं होगा। आप कर दीजिए जो आपको करना है। आप कंसेसस बना के आप रिटर्न में ले आइए, आप इसी में ले। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इसी के पास कंप्लीट पावर है कि वो ये चीज, ये कोई एक अंडरस्टैंडिंग है, एक 2 लाइन का रिजोल्यूशन है, वो इसी में पास कर सकती है। यूजीसी के पास कंप्लीट पावर है कि वो लिख के दे सकती है। हम मान के चलते कि पार्लियामेंट से ही तो बहुत दिक्कत हो गई ना भाई, पार्लियामेंट से ही कोई ऑर्डिनेंस निकलवाना टफ काम है ना। लेकिन HRD तो एक लेटर निकाल सकती है और वो दुनिया के किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हमारे पास में हैं।
लेकिन जो अल्टीमेट गोल है वो एडोक का डिस्प्लेसमेंट का है। नहीं तो एक चीज आप देखिए, जो अभी आर्मी में जो अग्निवीर का 4 साल का टर्म आया, उसको आप उस टाइप से मत देखिए। वहां पे देखिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वहां पे 60-40 का रेशियो है। वहां पे चीजें बदल गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना है, टेक्नोलॉजी से मैन पावर को रिप्लेस करना, मैन मोटिव वो है। एचआरडी का जो बजट है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का 2% भी नहीं है, सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ सरकार जाएगी, ये आप क्लियर लिख लीजिए। बजट कम नहीं होगा हायर एजुकेशन पे, ये दूसरे तरीके से जाएगी। मेटावर्स के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का घोषणा भारत की सरकार ने कर दी है, जहाँ पे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी होगी, ऑनलाइन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन हो चुका है। और वहाँ पे ऑनलाइन क्लासरूम होंगे, हाइब्रिड क्लासरूम। आप जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लगातार सेमिनार हो रहे हैं एचआरडी में, और उसके सेमिनारों वो हाइब्रिड क्लासरूम आपके बनेंगे। तो आपके यहाँ पे जो टीचर है उनका एक फिक्स्ड आपको अमाउंट मिलेगा। तो ये कभी भी सिचुएशन आ सकती है। अब एनईपी के बारे में जो खतरे बताए जा रहे हैं कि एनईपी के कारण से ये चीजें हो जाएंगी, तो हमारा ये कहना है कि एनईपी का हम 2022 तक का वेट हम करते रहे, ये 2016 तक की है। ये एनईपी का खतरा आने से पहले इन टीचर्स को सिस्टम के अंदर क्यों नहीं करवाया जाए? सबको पता कि 1 साल बाद में ये होगा, ये 6 महीने बाद में होगा। तो जो 1 साल बाद में लड़ाई लड़ेंगे या 2 साल बाद में लड़ाई, ये अब जो ऑप्शन की लड़ाई यदि दिसंबर 2019 में ही खत्म हो गई होती, ये प्रॉब्लम उसी दिन थी। मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास के साथ कि ये मूवमेंट वो वीसी ऑफिस में कब्जा 3 दिन और चल गया होता। अब जो ऑप्शन उसी फॉर्म में मिलता जिस फॉर्म में हम मांग रहे, लेकिन वो मूवमेंट बुलडोज हो गया। इसके बाद प्रमोशन पे कंसेंसस बन गया। हम तो यही चाह रहे हैं कि आज ये एडोक टीचर्स हैं, ये भी उन्हीं के बराबर है। प्रमोशन सबका होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडोक के मुद्दे पे कंसेंसस क्यों ना बने। लेकिन यदि आप फ्रेगमेंटेशन में जाएंगे कि भाई इस कॉलेज में हम रुकवा देंगे, उसमें हम ये करवा देंगे, तो उससे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो सिलेक्शन कमेटी जिसका नाम जिसमें नाम लिख गया, वो नाम किसी का नहीं हटने वाला है, ये आपको पता, हमें भी पता। तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म रोड मैप बने। जो एनईपी का खतरा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के खतरे की तरफ इशारा कर रही है सरकारें, वो सारी चीजें आए। उससे पहले हम इस चीज को कैसे, ये जो टीचर यहाँ पे जिन्होंने अपनी लाइफ का क्रूशियल टाइम इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया है, उन लोगों का इस सिस्टम में स्टेक इंश्योर हो, उन लोगों का उसमें परमानेंट हो। और ये सीटें तो 2018 में ईडब्ल्यूएस आया, ये सीटें तो 2018 से पहले की हैं। एक लाइन में कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा, और 3 ही तो लाइन लिखवानी है ना इसमें। अब्जॉर्प्शन के अंदर इतना पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कहिए कि ईडब्ल्यूएस में 2018 से पहले जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप ईडब्ल्यूएस में सीटें नहीं जाएगी, एक लाइन। दूसरा कि जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को जो प्रोसेस अपनानी है वो अपना ले, 0 रिजेक्शन के साथ में कर दो, 1 महीने के अंदर कर दो, 2 महीने के अंदर, कौन मना कर रहा है। लेकिन यदि विदाउट मैकेनिज्म इंटरव्यू होंगे तो मैसिव डिस्प्लेसमेंट होगा। और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा जो लोग हैं उन्हीं का हम कर देंगे, हम उनकी बात मान भी लें, लेकिन ईडब्ल्यूएस में जो सीटें जा रही हैं उनका कैसे होगा? वो 500-600 लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? और उनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 15-15 साल अपनी सर्विसेज दी। उनमें ऐसे लोगों को भी जानता है जिनके बच्चे यहाँ पे कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे? उनकी EMI जाती है, जब परमानेंट टीचरों की EMI जाती है, उनके खर्चे, तो एडोक टीचरों के भी खर्चे। ये तमाम चीजों को देखते हुए एक रोड मैप ऐसा बने जिसमें एडोक का डिस्प्लेसमेंट है वो या रिजेक्शन है वो 0% इंश्योर हो, ईडब्ल्यूएस के लोग बचे, और उसके साथ में मिनिमम टाइम में या एनईपी या जो भी खतरे आने वाले टाइम के आ रहे हैं, उन खतरों से पहले इन टीचर्स का ऑप्शन हो। थैंक यू वेरी मच।